गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि अच्छे ही होंगे। तो चलो देखते हैं कि आज के करंट की क्लास में क्या कुछ खास रहेगा। अगर आपको भी चाहिए टेक्स्ट बुक पास प्रो तो मिल रहा है ओनली 351 में, और इसमें भी आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कैपिटल लेटर में आशु कोड यूज़ करोगे तो। और आपको चाहिए टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स तो ये मिल रहा है आपको 49 में। इसमें भी आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कैपिटल लेटर में आशु कोड यूज़ करोगे तो। ये सेल रहेगी 29 से लेकर के 31 अगस्त तक ये सेल रहेगी। अगर आपको टेक्स्ट बुक का लिंक चाहिए तो वो मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले करेंगे कल वाली क्लास का रिवीजन। ठीक है, तो कल वाली क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? तो ये था कि हाल ही में किस देश ने मार्च 2026 में स्कूल कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन पर प्रतिबंध लगाने का कानून पारित किया है? तो ये कौन से देश ने किया भाई? तो ये किया साउथ कोरिया ने। किसने किया ये जो साउथ कोरिया ने की है। और ये ऐसा करने वाला पहला देश नहीं है, इससे भी पहले जो काफ़ी देशों ने ये कानून पारित कर रखा है। ब्राज़ील हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया। ठीक है, इन्होंने भी ये कानून पारित कर रखा है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में DRI ने ऑपरेशन रेनबो चलाया है, यह किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है भाई? तो यह नारकोटिक सीजर से। किससे रिलेटेड है ये? तो यह नारकोटिक सीजर से ये ऑपरेशन रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित सिख फील्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है भाई? तो जीता है वेस्ली शो ने। किसने जीता है ये? तो ये जीता है वेस्ली शो ने। और इसमें उप विजेता कौन रहे हैं? तो ये भारत के प्रज्ञानंद रहे हैं। ठीक है, आर प्रज्ञानंद है जो उप विजेता रहे हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कि हाल ही में पहली बार विश्व झील दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया भाई? तो ये मनाया गया 27 अगस्त को। इस 27 अगस्त को क्यों मनाया गया था? तो 27 अगस्त को इसलिए मनाया गया था क्योंकि है जो पहली बार 1984 में 27 अगस्त को जापान के शिगा प्रांत में जो पहली बार विश्व झील सम्मेलन हुआ था, तो उसी की याद में जो अब के बाद 27 अगस्त 2025 को विश्व झील दिवस मनाया गया है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में पार्किंसंस रोग का सिर्फ पता लगाने के लिए नैनोटेक आधारित बायो सेंसर किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये जो सेंसर है ये कौन सी संस्था ने लॉन्च किया है? तो ये किया है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस टेक्नोलॉजी मोहाली ने जो इसको विकसित किया है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जन धन योजना के 11 वर्ष पूरे हुए हैं। यह योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो ये हुई थी 28 अगस्त 2014 को इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो अब 2025 में जो इसको 11 साल पूरे हो गए हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में PM स्वनिधि योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? तो जो PM स्वनिधि योजना ये कब स्टार्ट हुई थी? तो ये स्टार्ट हुई थी 1 जून 2020 को। इसको कोरोना के टाइम पे स्टार्ट किया गया था। और जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अब कब तक के लिए बढ़ा दिया इसको? तो ये बढ़ा दिया गया 2030 तक के लिए। कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये बढ़ा दिया गया 2030 तक के लिए जो इसको बढ़ा दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यू वर्ल्ड स्क्रोम परजीवी का पहला मानव मामला किस देश में पाया है? तो ये जो न्यू वर्ल्ड स्क्रूवोम है ये क्या है भाई? तो ये है मक्खी का लार्वा। ठीक है, जो कि जीवित ऊतकों में जाकर उनको खाने का काम करता है। और ये मोस्टली है जो एनिमल्स में पाया जाता है। रेयर चांस होता है कि ये ह्यूमंस में पाया जाए, बट ऐसा केस भी आ गया कि ह्यूमन में मिल गया। तो ये कहाँ पे मिला? ये फर्स्ट केस इसका तो ये मिला USA में। कहाँ मिला इसका फर्स्ट केस? तो ये मिला है USA में मिला है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 जिसमें भारत 700 सैनिक भेज रहा है ये कहाँ आयोजित होगा? तो ये कहाँ आयोजित होगा भाई? तो ये होगा इजिप्ट में। इजिप्ट में कहाँ पे होगा ये? इजिप्ट में होगा मोहम्मद नगीद मिलिट्री बेस में। कहाँ पे होगा ये? इजिप्ट में। तो ये होगा मोहम्मद नगीद मिलिट्री बेस में होगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये है हमारी कल वाली क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये कि ओणम 2025 का तचमयम जुलूस कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया भाई? ये किया गया केरल में। केरल में कहाँ पे किया गया है? केरल में किया गया त्रिपुनिथुरा में। कहाँ पे किया गया? ये किया गया त्रिपुनिथुरा में। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ से अपनी आज की क्लास स्टार्ट है। आज के करंट के क्वेश्चन देखते हैं कि आज के करंट क्वेश्चन में क्या कुछ खास है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किससे मुद्रा कोष में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो है जो किसको ED नियुक्त किया गया भाई? तो ये किया गया है उर्जित पटेल को। किसको किया गया ये? तो ये किया गया है उर्जित पटेल को किया गया है। ठीक है, इनको है जो ED नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को किया गया है। ठीक है, किसको किया गया है ये? तो ये किया गया है उर्जित पटेल को जो ED नियुक्त किया गया है। इनका जो ED के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो है जो ये है
आरबीआई के गवर्नर, ये थे आरबीआई के पूर्व गवर्नर, ये थे आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। ठीक है, कौन से नंबर के गवर्नर थे ये? तो ये थे 24वें नवंबर के, 24वें नंबर के गवर्नर थे ये, जो 24वें गवर्नर थे आरबीआई के। और जो है रघुनाथ रंजन है, ये भी आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। तो ये कौन से गवर्नर थे? तो ये थे 23वें नवंबर के। ये कौन से नंबर के थे? ये थे 23वें नंबर के थे। और जो शक्तिकांत दास, ये कौन से नवंबर, ये भी है जो आरबीआई के गवर्नर थे, ये कौन से नंबर के थे? तो ये थे 25 नंबर के। कौन से थे ये थे 25वें गवर्नर थे आरबीआई के, ये जो 25वें गवर्नर थे। और जो है उर्जित पटेल है, ये 24वें नंबर के थे। और जो शक्तिकांत दास है, ये 25वें थे। और जो रघुनाथ राजन है, ये 23वें गवर्नर थे। ठीक है, और इन्होंने है जो उर्जित पटेल ने किसका स्थान रिप्लेस किया है? तो इन्होंने जो किसका स्थान रिप्लेस किया है? तो ये किया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्य का जो स्थान रिप्लेस किया इन्होंने जो किसका स्थान रिप्लेस किया? तो इन्होंने जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्य का स्थान रिप्लेस किया है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आईएमएफ क्या है। तो आईएमएफ क्या है? तो देखते हैं कि आईएमएफ क्या है। तो जो आईएमएफ है, ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जो स्थापना कब हुई थी आईएमएफ की? तो इसकी ये जो स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना तो हुई थी 1945 में, बट जो इसका प्रस्ताव आया था, ये कब आया था? इसकी स्थापना के लिए जो प्रस्ताव आया था, ये कब आया था? जो इसको प्रस्ताव आया था, ये आया था 1944 में। कब आया था इसका प्रस्ताव? तो आया था 1944 में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसकी जो स्थापना है, ये कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। जो इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी इसकी स्थापना? तो हुई थी 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। जिसका कार्य प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका कार्य प्रारंभ कब हुआ था? तो यह था 1 मार्च 1947 को। इसका जो कार्य प्रारंभ है, ये कब हुआ था? इसने जो अपना कार्य प्रारंभ कब किया था? ये किया था 1 मार्च 1947 को। कब किया था ये किया था 1 मार्च 1947 को जो अपना कार्य प्रारंभ किया था। और इसके अंदर कितने देश हैं? इसके अंदर है 191। इसके अंदर टोटल देश कितने हैं? टोटल देश कितने इसके अंदर? तो ये है 191। कितने देश है ये? तो ये है 191। और भारत भी इसका हिस्सा है। तो भारत इसका हिस्सा कब बना था? तो भारत इसका हिस्सा बना था 27 दिसंबर 1945 को भारत इसका हिस्सा बना था। 27 दिसंबर 1945 को भारत इसका हिस्सा बना था। ठीक है, भारत इसका हिस्सा कब बना था? भारत इसका हिस्सा बना था 27 दिसंबर 1947 को जो भारत इसका हिस्सा बना था। और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? ये वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में जो इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में जो इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा सी। और इसका कार्य क्या है भाई आईएमएफ का? इसका आईएमएफ का कार्य क्या है? इसका कार्य है इसका जो कार्य है, ये ऋण देना, आर्थिक सलाह देना और तकनीकी बढ़ावा देना। ठीक है, तकनीकी बढ़ावा देना है जो इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है कि ऋण देना, आर्थिक सलाह देना और तकनीकी बढ़ावा देना। ठीक है, तो जो आईएमएफ का है जो ईडी किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है उर्जित पटेल को, जो कि आरबीआई के 24वें गवर्नर थे। ठीक है, और जो आईएमएफ है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना तो हुई थी 1945 में, बट जो प्रस्ताव रखा गया था, ये रखा गया था 1944 में। और जो है इसने अपने कार्य प्रारंभ किया था, ये किया था 1 मार्च 1947 को इसने जो अपना कार्य प्रारंभ किया था। और इसमें कितने देश है टोटल? तो इसमें देश है 191, इसमें टोटल देश हैं। और जो भारत भी इसका हिस्सा है, तो भारत इसका हिस्सा कब बना था? भारत इसका हिस्सा बना था 27 दिसंबर 1945 को भारत इसका हिस्सा बना था। ठीक है, और जो इसका हेडक्वार्टर है, ये कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। कहाँ इसका हेडक्वार्टर? ये है वाशिंगटन डीसी में जो इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और जो रघुनाथ रंजन है, ये थे आरबीआई के 23वें गवर्नर। और जो शक्तिकांत दास है, ये थे 25वें गवर्नर। ठीक है, और इन्होंने जो उर्जित पटेल ने किसका स्थान रिप्लेस किया है? तो ये किया है कृष्णामूर्ति का। किसका स्थान रिप्लेस किया है? तो ये किया है कृष्णामूर्ति का। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नारी सूचकांक 2025
में किस शहर को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित घोषित किया गया है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नारी सूचकांक है, ये क्या है, नारी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स वुमेन सेफ्टी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कि नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स वुमेन सेफ्टी। क्या इसकी फुल फॉर्म? ये है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो है ये सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा लॉन्च की जाती है? तो ये की जाती है NCW के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है ये रिपोर्ट? ये जो NCW के द्वारा ये रिपोर्ट की जाती है। अब ये NCV क्या है भाई? NCW क्या है? तो यह नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। इसकी जो स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो 1992 में हुई थी वो NCW 1990 के तहत 1990 के तहत है जो इसकी स्थापना हुई थी। और कब हुई थी इसकी स्थापना? ये हुई थी 1992 में हुई थी। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना। इसका उद्देश्य है क्या? इसका उद्देश्य है तो ये है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो है जो सबसे किस शहर को सबसे सुरक्षित घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? ये सबसे सुरक्षित कौन से शहर को किया गया है? सबसे सुरक्षित किया गया है कोहिमा को। किसको किया गया है? सबसे सुरक्षित कौन से शहर को किया गया है? तो ये किया गया कोहिमा को। किसको किया गया है? ये किया गया कोहिमा को। कोहिमा कहाँ है? ये है नागालैंड की राजधानी। क्या है कोहिमा? तो ये है नागालैंड की राजधानी। ठीक है, ये है नागालैंड की राजधानी। कोहिमा है नागालैंड की राजधानी। ठीक है, ये है नागालैंड की राजधानी। और उस सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे विशाखापट्टनम। सेकंड नंबर पे सबसे सुरक्षित देश कौन सा है? ये विशाखापट्टनम। ये कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? तो ये है आंध्र प्रदेश में। और थर्ड पे कौन है? थर्ड पे भुवनेश्वर। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे भुवनेश्वर। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे है भुवनेश्वर। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे भुवनेश्वर। ये है जो उड़ीसा की राजधानी है। ठीक है, ये कहाँ पे? ये उड़ीसा में है। और जो सबसे कम सुरक्षित देश कौन से है? सबसे कम सुरक्षित देश कौन से है? तो सबसे कम सुरक्षित शहर कौन से है? सबसे कम सुरक्षित शहर कौन सा है? शहर कौन सा है भाई? ये है पटना। ये है पटना, फिर है जयपुर, फिर है फरीदाबाद, फिर है दिल्ली, और फिर है कोलकाता, और फिर है श्रीनगर। फिर है कोलकाता, फिर है श्रीनगर। ठीक है, तो है जो नारी सूचकांक में किस शहर को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित घोषित किया गया है? तो किसको किया गया है? ये किया गया कोहिमा को। ठीक है, कोहिमा के बाद कौन है? कोहिमा के बाद है विशाखापट्टनम। फिर कौन है? फिर है भुवनेश्वर। ठीक है, तो सबसे कम सुरक्षित शहर कौन सा है? सबसे कम सुरक्षित है पटना, फिर है जयपुर, फिर है फरीदाबाद, फिर है दिल्ली, फिर है कोलकाता, फिर है श्रीनगर। ठीक है, तो है जो नारी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? नारी की फुल फॉर्म क्या है? नारी की फुल फॉर्म है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स फॉर वुमेन सेफ्टी। ठीक है, और जो है इसको है ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो रिपोर्ट करता है कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है NCW। अभी NCW क्या है भाई? इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इसका कार्य क्या है? ये है महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा B। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2025
में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान प्राप्त किया भाई? सबसे पहले देखेंगे कि हम इसका आयोजन कहाँ हुआ था। इसका जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था स्विट्जरलैंड में। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? ये था स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में। कहाँ हुआ था इसका आयोजन? ये हुआ था स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ये आयोजन कब हुआ था? तो ये आयोजन है ये कब हुआ था? ये हुआ था 27-28 अगस्त को। ये हुआ था 27-28 अगस्त को जो इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ये जो 27-28 अगस्त को इसका आयोजन हुआ था। और जो नीरज चोपड़ा है इनका कौन सा स्थान रहा है? नीरज चोपड़ा का कौन सा स्थान रहा है? नीरज चोपड़ा का गेम कौन सा था? सबसे पहले देखेंगे हम इसका गेम कौन सा था। इसका गेम था भाला फेंक। कौन सा था इसका गेम? तो ये था भाला फेंक। कौन सा गेम था? तो भाला फेंक इसका गेम था। ठीक है, और जो है इन्होंने है जो इनकी थ्रो कितनी थी? इनकी थ्रो कितनी थी? तो इनकी थ्रो कितने मीटर थी? ये थी 85.01। 85.01 है जो इनकी मीटर इनकी थ्रो थी। ठीक है, 85.01 है जो इनकी थ्रो थी। और इनका कौन सा स्थान रहा है? इनका स्थान कौन सा रहा है? तो इनका सेकंड स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है इनका? तो इनका जो सेकंड स्थान रहा है, कौन सा स्थान रहा है ये? इनका रहा है सेकंड स्थान रहा है। ठीक है, और जो है फर्स्ट स्थान किसका रहा है? तो फर्स्ट किसका रहा है? फर्स्ट रहा है जूलियन फर्स्ट स्थान किसका रहा है? तो फर्स्ट रहा है जूलियन बेबर का। ठीक है, जूलियन बेबर का रहा है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं जर्मनी से। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? तो ये जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये जो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और इनकी थ्रो कितनी थी? इनकी थ्रो कितनी थी? तो इनकी थ्रो थी 91.51 मीटर। इनकी थ्रो कितनी थी? इनकी थ्रो थी 91.51 मीटर है जो इनकी थ्रो थी। ठीक है, तो है हम 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। 7 अगस्त को हम भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। तो हम 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस क्यों मनाते हैं भाई? क्योंकि 2021 में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो है जो उसी के समान में हम 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाते हैं। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें जो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2021 में टोक्यो ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था। तो उसी के सम्मान के लिए हम 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाते हैं। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा बी। तो है जो नीरज चोपड़ा का कौन सा स्थान रहा है? तो नीरज चोपड़ा का रहा है सेकंड स्थान। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल में है जो इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन हुआ था स्विट्जरलैंड ज्यूरिख में इसका आयोजन हुआ था। ये आयोजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 27 और 28 अगस्त को इसका आयोजन हुआ था। और है जो ये नीरज चोपड़ा का गेम कौन सा था? तो इनका गेम था भाला फेंक। और जो इनकी थ्रो थी ये कितनी थी? ये थी 85.01 मीटर। और जो है इनका स्थान कौन सा रहा? तो इनका रहा था सेकंड स्थान। कौन सा स्थान रहा था इनका? तो इनका सेकंड स्थान रहा था। तो फर्स्ट स्थान किसका रहा था भाई? फर्स्ट रहा था जूलियन बेबर का फर्स्ट स्थान रहा था। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और जो इनकी थ्रो है, इनकी थ्रो कितनी थी? तो इनकी थ्रो थी 91.51। इनकी जो है वो क्या थी? थ्रो कितनी थी? ये थी 91.51 है जो इनकी मीटर इनकी थ्रो थी। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ओपन एआई ने भारत और एशिया प्रांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो पद का क्या नाम है भाई? पद का नाम है भारत और एशिया प्रांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख। पद का क्या नाम है? तो यह है पद का नाम। क्या है पद का नाम? तो यह पद का नाम है कि भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए शिक्षा प्रमुख। ठीक है, तो ये किसने नियुक्त किया है? तो ये किसने नियुक्त किया है? यह जो किसने नियुक्त किया है? तो किया ओपन एआई ने। किसने नियुक्त किया है? तो ये किया है ओपन। तो ये किसने नियुक्त किया है? तो ये किया है ओपन एआई ने। किसने नियुक्त किया है? तो ये किया है ओपन एआई ने। ओपन एआई क्या है? तो ये है अमेरिकी कंपनी। क्या है ये? ये है अमेरिकी कंपनी। क्या है ये? तो ये है अमेरिकी कंपनी है ये। ठीक है, ये है अमेरिकी कंपनी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर है ये है कैलिफोर्निया में। कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? तो ये है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में जो इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। ठीक है, और जो इसके ओपन एआई के सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ है सेंट
ऑल्टमैन, सैम ऑल्टमैन कौन है इसके सीईओ? तो यह सैम ऑल्टमैन इसके सीईओ है। सैम ऑल्टमैन है जो इसको सीईओ है, ठीक है। और ये भारत में भी अपना एक ऑफिस खोलेगा, ठीक है। ये भारत में भी अपना ऑफिस खोलेगा। तो भारत में जो ये अपना ऑफिस कहाँ खोलेगा? भारत में ये अपना ऑफिस कहाँ खोलेगा? भारत में जो अपना हेड ऑफिस कहाँ खोलेगा? तो ये भारत में अपना ऑफिस खोलेगा दिल्ली में। कहाँ खोलेगा ये? तो ये खोलेगा नई दिल्ली में। कहाँ खोलेगा ये? तो ये खोलेगा नई दिल्ली में जो अपना ऑफिस खोलेगा, ठीक है। तो है जो एशिया भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जो शिक्षा प्रमुख किसको चुना है? तो ये चुना है राघव गुप्ता को। किसको चुना है ये? तो ये चुना है राघव गुप्ता को नियुक्त किया है, ठीक है। किसने नियुक्त किया है राघव गुप्ता को? तो ये किया ओपन एआई ने। ओपन एआई क्या है? तो ये है अमेरिकी कंपनी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और जो इसके सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ है सैम अल्टमैन। सैम अल्टमैन है जो इसके सीईओ है, ठीक है। और ये जो भारत में भी अपना अब हेड ऑफिस खोलेगा। कहाँ खोलेगा? भारत में अपना हेड ऑफिस। तो ये खोलेगा नई दिल्ली में जो अपना हेड ऑफिस खोलेगा, ठीक है। तो है जो ये आप जो चैट जीपीटी यूज़ करते हैं ना, तो इसी का ही चैट बोट है, ओपन एआई का ही चैट बोट है। जो आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो वो ओपन एआई का चैट बोट है, ठीक है। तो है जो ये सत्य नंडेला है, ये कौन है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ। ये कौन है? ये है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है, ठीक है। और सुंदर पिचाई ये किसके सीईओ है? ये सुंदर पिचाई ये तो आपको पता ही होगा ये किसके सीईओ है? तो ये गूगल के। ये किसके हैं? तो ये है गूगल के सीईओ। ये किसके सीईओ है? तो ये जो गूगल के सीईओ है। और जो सत्य नडेला है ये किसके सीईओ है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट के। और जो राघव गुप्ता है इनको अब क्या नियुक्त किया कर दिया है? इसको भारत और प्रशांत एशिया क्षेत्र के लिए जो शिक्षा प्रमुख नियुक्त कर दिया गया है। और ये किसने नियुक्त किया है? तो ये किया है ओपन एआई ने नियुक्त किया है। और ओपन एआई क्या है? ये अमेरिकी कंपनी है। जो आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं तो वो भी इसी का ही चैट बोट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडीआर रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है। तो जो भारत के सबसे मुख्यमंत्री कौन है भाई? सबसे पहले देखेंगे कि रिपोर्ट कौन जारी करता है। तो ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये करता है एसोसिएशन ऑफ, इसकी फुल फॉर्म क्या है एडीआर की? एडीआर की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी एडीआर की? इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। और इसका कार्य क्या है एडीआर का? तो एडीआर का कार्य क्या है? इसका कार्य है कि भारत लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना। भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना इसका कार्य है, ठीक। इसका कार्य क्या है? इसका है कि भारत के लोकतंत्र में पारदर्शिता को बढ़ाना इसका कार्य है, ठीक है। तो रिपोर्ट किसने जारी की है? तो रिपोर्ट की है एडीआर ने रिपोर्ट ही जारी की है। तो है इसमें क्या रिपोर्ट जारी की गई? सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है एन चंद्र नायडू बाबू। कौन है ये? तो ये है एन चंद्र नायडू बाबू। और ये कहाँ के सीएम है? तो ये कहाँ के सीएम है भाई? ये आंध्र प्रदेश के। कहाँ के सीएम है ये? तो ये आंध्र प्रदेश के सीएम है। कहाँ के सीएम है ये? तो ये जो आंध्र प्रदेश के सीएम है। और जो इनकी कुल संपत्ति कितनी है? इनकी कुल संपत्ति कितनी है? इनकी जो कुल संपत्ति कितनी है? तो ये है 931 करोड़ प्लस, ठीक है। इनकी कुल संपत्ति कितनी है? तो है जो इनकी संपत्ति है ये है 931 करोड़ प्लस जो इनकी संपत्ति है, ठीक है। और है जो सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे है ये है पेमा खांडू। ये सेकंड नंबर पे कौन है? सेकंड नंबर पे सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है पेमा खांडू, ठीक है। ये कौन है? ये है पेमा खांडू। ये कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के। ये कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के। ये कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो ये अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, ठीक है। और जो इनकी टोटल संपत्ति कितनी है? इनकी टोटल संपत्ति कितनी है? इनकी टोटल संपत्ति कितनी है? ये है 332 करोड़,
ठीक है। इनके जो 332 करोड़ प्लस इनकी संपत्ति है, ठीक है। तो सबसे अमीर कौन है? सबसे अमीर है चंद्रनायडू बाबू, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम। और जो सेकंड नंबर पे कौन है? ये है पेमा खांडू, ये कहाँ के सीएम है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश के। इनकी जो टोटल संपत्ति कितनी है? 332 करोड़ प्लस है जो इनकी संपत्ति है, ठीक है। और थर्ड पे कौन है? थर्ड पे कौन है? थर्ड पे है सिद्धार्थ मैया। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे है सिद्धार्थ मैया। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे सिद्धार्थ मैया। इनकी जो टोटल संपत्ति कितनी है? तो यह है 51 करोड़। इनकी जो टोटल संपत्ति कितनी है? तो ये है 51 करोड़। इनकी टोटल संपत्ति है जो सबसे जो है इनकी जो संपत्ति है ये कितनी है? ये है 51 करोड़। इनकी संपत्ति कितनी है? तो ये है 51 करोड़ जो इनकी संपत्ति है। और जो सबसे कम संपत्ति वाले सीएम कौन है भाई? सबसे जिसके पास सबसे कम संपत्ति है तो ये है ममता बनर्जी, ठीक है। सबसे कम संपत्ति है इनके पास, ठीक है। इनके पास है जो सबसे कम संपत्ति है मुख्यमंत्री में से, कम संपत्ति। इनके पास कितनी संपत्ति है टोटल? तो इनके पास है 15 लाख। इनके पास कितनी है? तो इनके पास 15 लाख है, ठीक है। इनके पास है जो 15 लाख है ओनली संपत्ति है। तो है जो ये कि इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं चंद्रबाबू नायडू। ये कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है ये, ठीक है। इनकी टोटल संपत्ति कितनी है? इनकी टोटल संपत्ति है 931 करोड़, ठीक है। और सेकंड नंबर पे सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो यह है पेमा खांडू। ये कहाँ के मुख्यमंत्री है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश के। तो इनकी जो टोटल संपत्ति है, इनकी टोटल संपत्ति कितनी है? तो इनकी है 332 करोड़। और जो थर्ड नंबर पे सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो यह सिद्धार्थ मैया। कौन है ये है सिद्धार्थ मैया। और जो इनकी टोटल संपत्ति है ये कितनी है? ये है 51 करोड़, ठीक है। और जो सबसे कम अमीर मंत्री कौन है? सबसे कम अमीर मंत्री कौन है? तो ये है ममता बनर्जी। ये कहाँ की मुख्यमंत्री है? तो ये है पश्चिम बंगाल की, ठीक है। ये कहाँ की मुख्यमंत्री है? तो ये है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, ठीक है। तो ये जो रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये करता है एडीआर। एडीआर की फुल फॉर्म क्या है? ये एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। और ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है कि भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता दिखाना, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? अपना राइट आंसर रहेगा बी। क्या अपना राइट आंसर? तो ये अपना बी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2025 में 17वां फिल्म फेयर पुरस्कार किस राज्य में आयोजित होगा? तो ये जो कौन सा संस्करण है ये है 17वां संस्करण। कौन सा है ये? तो ये 17 कौन सा संस्करण का है ये? तो ये है कौन सा नंबर का संस्करण है ये? तो ये है 17वां। कौन सा ये? तो यह 17वां संस्करण है, ठीक है। और है जो फिल्म फेयर पुरस्कार इसकी स्थापना कब हुई थी? फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? फिल्म फेयर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1954 में जो इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1954 में जो इसकी स्थापना हुई थी। और है जो इसमें है इसका जो आयोजन है 2025 में इसका आयोजन कहाँ होगा? तो जो 2025 में इसका आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा गांधीनगर गुजरात में। इसका जो 2025 में आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा गांधीनगर गुजरात में होगा। कहाँ होगा ये होगा गांधीनगर गुजरात में होगा। कहाँ होगा ये? तो ये होगा गांधीनगर गुजरात में होगा। कहाँ पे होगा जो आयोजन? ये होगा गांधीनगर गुजरात में होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? गांधीनगर गुजरात में कराने का उद्देश्य क्या है? ये कि पर्यटनों को बढ़ावा देना और फिल्म इंडस्ट्री को बढ़ाना, ठीक है। पर्यटनों को बढ़ावा देना और फिल्म इंडस्ट्री को गुजरात में बढ़ाना, ठीक है। फिल्म इंडस्ट्री को गुजरात में बढ़ाना, फिल्म इंडस्ट्री को गुजरात में बढ़ाना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पर्यटनों को बढ़ाना और फिल्म इंडस्ट्री को गुजरात में बढ़ाना इसका उद्देश्य है। तो ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा गुजरात में। कहाँ पे होगा ये? तो ये होगा गुजरात में, ठीक है। और जो 2024 में कहाँ पे हुआ था? तो 2024 में कहाँ पे हुआ था? 2024 में कहाँ पे हुआ था? 2024 में हुआ था ये गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पे हुआ था 2024 में? 2024 में भी ये गांधीनगर गुजरात में हुआ था, ठीक है। गांधीनगर गुजरात में हुआ था, ठीक है। और इसमें है जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? तो बेस्ट फिल्म का मिला था 12th फेल को। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला था? तो ये मिला था 12th फेल को। किसको मिला था ये? तो मिला था 12th फेल को जो मिला था। और बेस्ट एक्टर का किसको मिला था? बेस्ट एक्टर का किसको मिला था? बेस्ट एक्टर का किसको मिला था? तो ये मिला था रणवीर कपूर को। किसको मिला था ये?
तो ये मिला था रणवीर कपूर को। किसको मिला था ये? तो ये मिला था रणवीर कपूर को। किसको मिला था ये अवार्ड? तो ये मिला था रणवीर कपूर को मिला था। और ये है जो एनिमल मूवी के लिए मिला था, ठीक है, जो एनिमल मूवी थी उसके लिए मिला था। एनिमल मूवी के लिए जो उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला था? बेस्ट एक्ट्रेस का किसको मिला था? तो बेस्ट एक्ट्रेस का मिला था, बेस्ट एक्ट्रेस का मिला था आलिया भट्ट को। बेस्ट जो एक्ट्रेस का मिला था आलिया भट्ट को। किसको मिला था? ये मिला था आलिया भट्ट को, ठीक है। उनको कौन सी मूवी के लिए मिला था? उनको मिला था रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए उनको ये अवार्ड मिला था। रॉकी एंड रानी मूवी के लिए जो उनको अवार्ड मिला था, ठीक है। तो अभी की बार देखते हैं भाई किसको मिलेगा। तो इसका जो आयोजन है ये कब होगा? ये 11 अक्टूबर को होगा। इसका आयोजन कहाँ पे होगा? ये होगा गुजरात में है जो इसका आयोजन होगा, ठीक है। और ये कौन सा नंबर का संस्करण अब की बार? तो ये है 70वें नंबर का, ठीक है। और जो 69 का नंबर का, जो 69 नंबर का हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था, ये भी गांधीनगर गुजरात में ही हुआ था, ठीक है। इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था 12th फेल को, और जो बेस्ट एक्टर का मिला था रणवीर कपूर को, और जो बेस्ट एक्ट्रेस का मिला था आलिया भट्ट को रानी एंड रॉकी मूवी के लिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में उम्मीद मॉड्यूल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो है जो हाल ही में मॉड्यूल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया भाई? तो ये कौन से मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया माइनॉरिटी अफेयर्स। इसके द्वारा ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। जो उम्मीद मॉड्यूल है इसमें जो किसको लाभ मिलेगा? तो किसके लिए स्टार्ट किया गया है ये? तो किया गया विधवा महिलाओं के लिए, विधवा महिलाओं के लिए, ठीक है। और तलाकशुदा महिलाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए, और जो अनाथ बच्चों के लिए, ठीक है। ये जो अनाथ बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है, किसके है जो ये अनाथ बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है। इसके जो ये है जो ऑनलाइन पोर्टल है, क्या है ये उम्मीद मॉड्यूल? तो ये ऑनलाइन पोर्टल है। क्या है ये? तो ये है ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। ये है ऑनलाइन पोर्टल है, ये जो ऑनलाइन पोर्टल है। तो इसमें है जो भी ये है विधवा महिला होगी, तलाकशुदा महिलाएं होगी, जो अनाथ बच्चे हैं, तो यहाँ पे अपना रजिस्टर करके इसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। इनको है जो वक्फ संपत्ति है तो वहाँ से जो मेंटेनेंस के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। जो वक्फ संपत्तियाँ होती है तो उनसे जो इनको सहायता प्रदान की जाए। तो वक्फ संपत्तियाँ क्या होती है भाई? जो भी धार्मिक कार्य के लिए अपनी ज़मीन हो गया, घर हो गया, जो भी दान देते हैं तो उनकी संपत्ति से जो उनको वो मिलेगा, सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? ये मॉड्यूल किसने स्टार्ट किया है? उम्मीद मॉड्यूल तो किया है माइनॉरिटी अफेयर्स ने। किसने स्टार्ट किया है ये? तो किया माइनॉरिटी अफेयर्स ने किया है, ठीक है। तो अपना राइट आंसर रहेगा बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो किसके साथ साझेदारी की है भाई? तो किसके साथ साझेदारी की है? तो ये इंफोसिस के साथ। किसके साथ की है? तो ये की है इंफोसिस के साथ। इंफोसिस क्या है? ये भारत की मल्टी कंपनी है। क्या है ये भारत की मल्टी कंपनी है। भारत की ये मल्टी कंपनी है, ये भारत की मल्टी कंपनी है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर है ये है, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? ये बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? ये बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। जो है मास्टर कार्ड है तो इसने किसके साथ की है ये साझेदारी? तो ये इंफोसिस के साथ। और इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पैसों की डिजिटल लेनदारी को आसान और सुरक्षित बनाना। पैसों की जो डिजिटल लेन देन है उसको सुरक्षित और आसान बनाना। क्या इसका उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि पैसों के डिजिटल लेन देन को सुरक्षित और आसान बनाना। डिजिटल लेन देन को सुरक्षित और आसान बनाना। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि डिजिटल लेन देन को सुरक्षित और आसान बनाना इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो इसने है जो सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए और है
इसका उद्देश्य क्या है कि सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मास्टर कार्ड ने किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो क्या कि किसके साथ की है? इंफोसिस के साथ की है। किसके साथ की है ये? तो ये है इंफोसिस के साथ की है। भारत की मल्टी कंपनी है, ठीक है, ये जो भारत की मल्टी कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। इसका उद्देश्य क्या है कि सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। और जो मास्टर कार्ड का कार्य क्या है? इसका कार्य है कि पैसों के लेन देन के लिए जो पैसों की जो डिजिटल लेन देन है उसको आसान और सुरक्षित बनाना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में भारत का कनाडा में उपायुक्त कौन नियुक्त हुआ है? तो किसको नियुक्त किया गया भाई? जो उच्च नियुक्त है, तो जैसे राजदूत नहीं होते तो राजदूत की तरह काम कर रहे हैं, बट इनको है जो बाहर हाई कमिश्नर बोला जाता है, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? इनको हाई कमिश्नर बोला जाता है। तो ये भारत का कनाडा में किसको नियुक्त किया गया है? तो किया गया है दिनेश के पटनायक को। किसको किया गया ये? तो ये किया गया दिनेश पटनायक को किया गया, ठीक है। ये 1990 बैच के IFS अधिकारी है, ठीक है। ये IFS अधिकारी है 1990 बैच के, ठीक है। और ये स्पेन में भारत के राजदूत भी हैं। स्पेन में भारत के राजदूत भी हैं ये, ठीक है, राजदूत भी हैं। क्या है ये? तो ये तो 1900 बैच के IFS अधिकारी हैं और ये है स्पेन में भारत के राजदूत भी हैं, ठीक है। तो कनाडा में किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया दिनेश के पटनायक को किया गया है, ठीक है। इनका कार्य क्या रहेगा? इनका कार्य रहेगा कि है जो कनाडा और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना और जो कनाडा में जो भारतीय लोग रह रहे हैं तो उनकी सहायता करना, ठीक है। और जो व्यापार हो गया, जो निवेश से रिलेटेड हो गया, उन संबंध को भी अच्छा करना इसका काम कार्य रहेगा, ठीक है। तो है जो किसको नियुक्त किया गया? ये किया गया दिनेश कुमार पटनायक को किया गया। ये है जो 1990 बैच के IFS अधिकारी हैं, न कि IAS अधिकारी, IFS अधिकारी हैं और ये स्पेन में भारत के राजदूत भी हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि भारत में पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी किस अस्पताल ने की है? ठीक है, तो भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी की गई है, ठीक है। कौन से हॉस्पिटल ने की है ये? तो ये आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल्स, ठीक है। किसने की है ये? तो ये आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल्स ने की है, ठीक है। तो है जो है ये भारत की पहली सर्जरी है, ये भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी है, ठीक है। रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी है, मोतियाबिंद सर्जरी है, ठीक है। ये भारत की पहली रोबोटिक मोतियाबिंद सर्जरी है और ये दक्षिण एशिया की सेकंड नंबर की है और भारत की पहली है। ये दक्षिण एशिया की तो सेकंड नंबर की है और भारत की है जो पहली सर्जरी है, ठीक है। और ये कौन से हॉस्पिटल ने की है? तो ये किया आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल्स ने। और ये कौन सी प्रणाली के थ्रू की है? ये की है एली प्रणाली के थ्रू। ये कौन सी प्रणाली के थ्रू की है? ये तो एली प्रणाली के थ्रू की है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है अडोप्टिव कोट्रैक्ट ट्रीटमेंट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है कि अडैप्टिव कोट्रैक्ट ट्रीटमेंट सिस्टम है जो इसकी फुल फॉर्म है। ये कौन सी प्रणाली है? तो ये है एली प्रणाली, इसको शॉर्ट फॉर्म में एली प्रणाली बोलते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो एली प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। ये भारत की पहली रोबोटिक लेजर मोतियाबिंद सर्जरी है, ठीक है। ये कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल्स में हुई है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक यू, बाय। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह।